स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है लक्ष्मी चंद पे है। जो चंद्रवंश के ये शासक लक्ष्मी चंद के बारे में बात करेंगे। लक्ष्मी चंद के बारे में कोई कुछ बताएगा? इनके बारे में आपने अगर पढ़ा हो तो लक्ष्मी चंद कौन है, क्या है, इनको किस नाम से पुकारा जाता था, इनको एक उपनाम भी दिया गया था, उपनाम क्या दिया गया था, कुछ बताओगे? हाँ जी बताइए। सर। सर लक्ष्मी चंद ने मतलब 8 बार गढ़वाल पे हमला किया था, 7 बार वो हारा था। और 8वीं बार उनका वो था गेंडा सिंह, उनका वो था सेनापति था, जिसने खत्तर सिंह को मारा था। और इसीलिए 17 सितंबर को हर साल कुमाऊं में वो खतड़वा त्योहार मनाया जाता है। और लक्ष्मी चंद ने मतलब इसने 7 बार इस पे गढ़वाल पे तो आक्रमण किया, लेकिन दिल्ली में भीगी बिल्ली बन जाता था मुगलों के सामने। तो इसको शायद लखरू बिराली कुछ ऐसे लखुली कुमाऊनी वर्ड है वो लखुली बोला जाता बिलारी था। का उपनाम दिया गया था, बिल्कुल सही। हमने हाँ हाँ, बिराली। इस पे हमने जिस समय हम आपके परमार वंश पढ़ लेते वहां पर इसका जिक्र हुआ था, याद है? जी तो सर, जी सर। बहुत अच्छी बात है कि मान शाह हाँ, के तो साथ हुआ था ना बिल्कुल सही, इसका। तो जी आपने सर। उसको रिकॉल किया है, बहुत अच्छी बात है। तो आज जो हम चर्चा कर रहे हैं वो लक्ष्मी चंद पे ही करेंगे, क्योंकि लक्ष्मी चंद रुद्रचंद के बाद ये बना। उसका ये क्या कौन सा पुत्र था? देखिए, जब हम लक्ष्मी चंद की बात कर रहे हैं, चंद्रवंश के जो राजा रहे, जब रुद्रचंद की जब मृत्यु हुई थी, जो उसके पश्चात ये गद्दी में बैठा, और 1597 की अगर हम बात करें तो उसका ये छोटा पुत्र था लक्ष्मीचंद, याद रखिएगा। इसका कौन सा पुत्र था? दूसरे नंबर का। देखिए, रुद्रचंद का छोटा। ज्येष्ठ पुत्र का नाम क्या था? शक्ति। शक्ति ये गुसाई। जन्मांध ये गुसाई। लिखा है, तो जी इसका ये सर। पुत्र था। इसीलिए इसके लिए मृत्यु के पश्चात इसका दूसरा पुत्र जो था लक्ष्मीचंद गद्दी पर, इसकी मृत्यु हो गई थी, तो उसके पश्चात इसका दूसरा बेटा गद्दी पर बैठा। सिरा से प्राप्त चंद्रवंशी जो वंशावली है, उसमें चंद्र जो लक्ष्मी चंद्र हो गया, भूनाकोट ताम्रपत्र में लक्ष्मण चंद्र, और मानवोदय काव्य में लक्ष्मण नाम से इनको वर्णित किया गया। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लक्ष्मी चंद को जो मानवोदय काव्य में किस नाम से पुकारा गया है? जो पुकारा गया है, किस नाम से पुकारा गया है? लक्ष्मण, लक्ष्मण के लक्ष्मण। नाम से पुकारा गया है। और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो भूनाकोट से जो ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है, उसमें लक्ष्मी चंद को किस नाम से संबोधित किया गया है? लक्ष्मण चंद। लक्ष्मण चंद्र के नाम से पुकारा गया है, वैसे उसका नाम है लक्ष्मी चंद्र है। तो ये याद रखिएगा कि जो लक्ष्मी चंद्र को, जो ये चंद्रवंश की जो वंशावली रही, जो भूनाकोट से जो ताम्रपत्र प्राप्त होता है, लक्ष्मण चंद्र के नाम से इसे पुकारा जाता है। और मनोदय काव्य की अगर हम बात करें तो ये लक्ष्मण के नाम से इसको पुकारा जाता है। अब मनोदय काव्य किसके द्वारा लिखा गया है? कवि भरत। कवि भरत के द्वारा ये लिखा गया है, सही कहा। अब देखिए, जब हम कह रहे हैं कि लक्ष्मीचंद के काल में, अगर हम इसके काल की अगर बात करें तो इसके बड़े भाई का प्रशासन में अहम भूमिका थी। किसके किसकी भूमिका रही? लक्ष्मी चंद के देखिए, बड़े भाई लक्ष्मीचंद का शक्ति जो थे। बड़ा भाई था उसका नाम क्या था? शक्ति। शक्ति गुसाई शक्ति गुसाई। उसका नाम था। ठीक है। और वास्तव में अगर देखें, जो ये था, जो शक्तिचंद गुसाई की जब हम बात करें, तो प्रशासन की व्यवस्था यही उस समय किया करता था। तो शासन व्यवस्था को ये चलाता था। इसमें जो शौकों की, अगर हम शौकों की बात करें तो शौकों के अधिकार को ये निर्धारण करता था, किसको क्या अधिकार देने थे, किस तरीके से इसको निर्धारित करने थे। तो इसी के समय में हुआ। और बंदोबस्त के बदले इसने क्या करा, जो बंदोबस्त तो होता था उस टाइम पे, उसके बदले इसने तिब्बत की वस्तुओं का क्या करा, राज दरबार में जो तिब्बती वस्तुओं को ये क्या करा, राज दरबार में पहुंचाने का ये क्या करता था, करार किया करता था कि भैया हम तिब्बत से बंदोबस्त लेके जो भी चीज़ें होंगे तो हम उसको राज दरबार में पहुंचाने का ये सारा यही कार्य किया करता था। तो याद देखिएगा। तो लक्ष्मी चंद के काल में बड़े भाई जो हमने बात करी गुसाई की बात करें, शक्ति गुसाई के प्रशासन में अहम भूमिका ये रहा। यहाँ पर उसने लिखा, जनार्दन होते हुए भी लक्ष्मी चंद के प्रशासन को सुदृढ़ किया जाता था, और उसके दामर घाटी घाटी की पुनर्व्यवस्था में जिसने सौखा के लोगों के कर्तव्य और अधिकारों को निर्धारित किया। बेसिकली अगर हम देखें, जो दारम की जो घाटी है,
तो उसमें इन्होंने पुनः व्यवस्था, जो शासन व्यवस्था को जिस प्रकार से क्रियान्वित किया जाता है, तो उसमें शौका के लोगों के कर्तव्य और अधिकारों को इसने नियत कर दिया कि भैया तुम्हारा ये काम है, तुमको ये काम दिया जाता है, तो ये चीज़ें आप करोगे। तो इसमें हमने एक बात करी कि बंदोबस्त के बदले इसने क्या करा, बंदोबस्त के बदले इसने क्या करा, उससे जो तिब्बती वस्तुओं का कहीं ना कहीं राज दरबार में पहुंचाने का इसने क्या करार करा। उसने राजधानी में एक कार्यालय की स्थापना भी करी। याद रखिएगा कि इसके द्वारा राजधानी में क्या करेगा, एक कार्यालय की भी स्थापना इसके समय में की गई थी। जब ये कार्यालय की स्थापना हुई, उसके पश्चात आप देख पा रहे होंगे, कहाँ गया, हाँ हाँ, कार्यालय की स्थापना करी, जिसमें कार्यालय ही बंदोबस्त बनाता बना था। देखिए कार्यालय की क्या बना दिया था, बंदोबस्त ये बना दिया गया था। तो याद रखिएगा इसको। तो ये बंदोबस्त सीमाओं पर सीमा सूचक पत्थर लगवाए गए, और शीतर्दी और राजकर के दरों को निर्धारित करते, जो जो हमने कहा कि टैक्स सिस्टम की बात करें, जो चंद्रवंश में जो किस तरीके से टैक्स सिस्टम रहा, चंद्रवंशों का कि किस तरीके से इन्होंने चीज़ें संपादित करी, चाहे वो चंद्रवंश की बात करें, चाहे वो उसके जो पूर्वज रहे उनकी अगर हम बात करें, तो ये तमाम चीज़ें इसके समय में ये हुई थी। और ये भूमि भूमि पर अनेक प्रकार के कर निर्धारित कर दिए गए। कभी क्वेश्चन पूछे गए कि भूमि पर अनेक प्रकार के कर किसके समय में, कौन से चंद्रवंश के शासन के समय में लगाए गए थे? लक्ष्मी चंद। लक्ष्मी चंद के समय में लगाए गए। तो याद रखिएगा इसको। बहुत ढेर सारे कर लगाए गए थे। जैसे अगर हम बात करें, जैसे कि आप जैसे भूमि पर जाए, उनको जैसे गेहूं देना या घी देना, ये अलग अलग तरीके से ये कर लिया करते थे। तो अनेक कर लगा दिए, और वो नियमित रूप में कर दिया, भैया तुम्हें महीने में या अगर दिन में या फिर कहें हफ्ते में 2 बार विभिन्न चीज़ों पर कर लगाने के लिए जगह जगह पर विशेष नाम रखा गया है। तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग करों को रखने का इन्होंने नाम भी रख दिया गया। और न्याय के क्षेत्र में न्योवली और बिष्टावली नामक कचहरी बनाई गई। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चंद्रवंश के शासनकाल में जो कचहरी जो बनाई गई थी, उनके नाम क्या क्या थे, जो कचहरी को जो बनाया गया था? न्योवली और बिष्टावली। न्योवली और बिष्टावली की जब हम बात करते हैं, तो ये नामक क्या थे, ये कचहरी ये बनाए गए थे। और न्योवली और न्यायालय दीवानी मामले, और बिष्टावली न्याय की फौजीदारी। देखिए जो जो न्याय के मामलों को जो देखा करते थे, वो कौन देखते थे? न्याय के जितने भी मामले आते वो कौन देखते थे? तो न्योवली करके सर ये जो न्योवली। ये देखा करते थे। और बिस्टावली की अगर हम बात करते, तो ये फौजदारी, जो फौज की जो हुकूमत होती है, तमाम चीज़ें होती, तो उनकी ये तमाम चीज़ें देखभाल जो करते थे, ये तमाम चीज़। नहीं सर, नहीं सर, फौजदारी मतलब लड़ाई हाँ, झगड़े जो वाले। फौज को निर्धारित करते हैं, और जो फौज की जो देख रेख करते होंगे। नहीं नहीं नहीं, जैसे हमारी आपस में लड़ाई हो जाए, किसी का किसी ने सर फोड़ दिया, जब वैसे लड़ाई हो जाए, उसको फौजदारी मुकदमे बोलते हैं। अच्छा, तो फौजदारी मतलब किसी को फिर उस पे और कार्रवाई होगी, दीवानी जमीन जो जायदाद वाले। कार्रवाई होगी ना उस पे भी, जी। तो उसको, अच्छा इस तरीके से जी देखिए, जी। चलो ठीक है। तो आज की डेट में अलग तरीके से है कि अगर किसी के कुत्ते ने किसी को काट दिया, तो वो उस पर क्या करेगा, ये तमाम चीज़ें इसी तरीके से जो भी है इसको समझ लीजिए आप। ठीक है। तो उसके पश्चात अगर देखें, तो इसके समय में ये तमाम चीज़ें हुई, तो कर भी इसके समय में सबसे ज़्यादा लगे। और जो आपने अभी इन्होंने कहा कि गढ़वाल पर कितनी बार आक्रमण करा इन्होंने? सर 7 बार असफल और 8वीं बार जीत तो गया। 8वीं बार जीत गया, तो याद रखिएगा। ठीक है। अब देखिए, कुछ मुकदमे सुना करती थी, और राज्य कर्मचारियों की 3 श्रेणी इसने बनाई थी। सरदार परगने की शासन व्यवस्था को देखता था। सरदार क्या करता, सरदार की जो भूमिका रहती थी, परगने की जो शासन व्यवस्था को देखा था। फौजदार, सैनिक और पदाधिकारी ये को देखा करता था। और नेगी क्या करते थे, छोटे कर्मचारी ये थे, जिनको अपने कार्य के लिए दफ्तर नेग ये मिलता था, और नागरिक प्रशासन की जिम्मेदारी इन्हीं के हाथों में थी। क्वेश्चन पूछा जाएगा, चंद्रवंश का वो कौन सा शासक था जिसमें नागरिक प्रशासन की जिम्मेदारी निम्न में से किस वर्ग को दी गई थी? तो ये किसको, सर ये नेगी नेगी को नेगी। दी गई थी। ठीक है, तो इनको ये देगी थी, थोड़ा सा इसको ध्यान में रखिएगा। तो उसके बाद इसके उपरांत अगर हम देखते हैं, जब अगर हम और चीज इसको देखें, तो आपके सामने कुछ और चीजें देखने को मिले। जो लक्ष्मी चंद को एक निर्माता के रूप में याद किया जाता है। अब
निर्माता के रूप में चंद्र वह कौन सा शासक है जिसे निर्माता के रूप में इतिहास में उसका नाम अमर हो गया, वो कौन सा था निर्माता के रूप में? लक्ष्मी चंद। लक्ष्मीचंद ये था। लक्ष्मीचंद को जाना जाता है निर्माता के रूप में। और ये कहता है कि उसके उसके समय में अनेकों बाग बगीचे लगवाए गए और नरसिंहबाड़ी, पांडे खोला, ये जो भी आप ये जो ये नाम देख रहे हो ना, ये नरसिंहबाड़ी और ये पांडे खोला, कभी कबीना और लक्ष्मेश्वर आदि बगीचे उनके ही काल में ये निर्माण हुए। अब ये जो नरसिंहबाड़ी है ये अल्मोड़े का एक प्रतिष्ठित शहर के तौर पे, एक नगर के रूप में जो एक बड़ी कॉलोनी के रूप में माना जाता है। पांडवखोली भी एक जो अभी अगर हम देखें नगर पंचायत के तौर पे एक क्षेत्र के तौर पे बन गया है। ये सारी चीज़ें क्या है अल्मोड़ा जनपद के अंतर्गत हैं ये, ठीक है। ये लक्ष्मेश्वर भी आपके क्या है अल्मोड़ा जनपद में है। पांडे खोला भी ये अल्मोड़ा में है और कबीना भी ये क्या है आपके जो ये अल्मोड़ा में ही है। ये बगीचे उस टाइम पे यहाँ बने थे। और उन 1602 में अगर कहें तो बागेश्वर के बैजनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया और शिवलिंग में तांबे की एक नई शक्ति लगाई। देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह कौन सा चंद्रवंश का शासक था जिसने बागेश्वर के बैजनाथ मंदिर में तांबे की नई शक्ति लगाई, किसके द्वारा लगाई गई थी? लक्ष्मी चंद। लक्ष्मी चंद। लक्ष्मी चंद ने लगाई थी। और इसने क्या करा था बागेश्वर के बैजनाथ मंदिर को क्या करा जीर्णोद्धार किया था। जो भी टूट फूट हुई होगी तो इसने उसको थोड़ा जी। मरम्मत तमाम चीज़ें कराई थी, तो याद देखिएगा। तो इसके समय में ये तमाम चीज़ें हुई थी। और देखिए यहाँ पर ये तमाम चीज़ें इसके द्वारा करवाई गई थी। अब अगला जो टॉपिक आप देख पा रहे होगे कौन है बताइए तो त्रिमल है चंद। सर, सर जो आपने ये बताया ना, नेगी नेगी के बारे में, नेगी छोटे कर्मचारी होते थे और आगे क्या था इसमें? ये यहाँ पर देखिए आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये देखिए नेगी छोटे का ये जो छोटे कर्मचारी होते थे जो दफ्तर में जो कार्य करते हैं वो होते थे। ये क्या करते थे कार्यालय का जितना भी कार्य होता था वो नेग ये देखा ये करते थे। और प्रशासन की सारी जिम्मेदारी इन्हीं के ही मत्थे हुआ करती थी। प्रशासन के तमाम चीज़ें यही लोग देखा करते थे। तो याद रखिएगा, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। जी। आप देखते हैं जी। अगला ये क्या है तिमल चंद्र। तिमल त्रिमल चंद के चंद। बारे में बात करते हैं। अब ये तिमल चंद कौन था, कौन होगा बताओ? सर बेटा ही होगा देखिए ना क्या? लक्ष्मी चंद के मृत्यु के पश्चात अगर हम देखें उसके जब लक्ष्मी चंद की जब मृत्यु होती है उसके बाद तिमिल चंद्र के शासन रूढ़ मतलब होता है उसके पश्चात एक गद्दी में बैठा। जब गद्दी में बैठने के पश्चात अगर देखें तो दिलीप चंद्र और विजय चंद्र के शासन के प्रमाण भी हमें देखने को मिलते हैं। देखिए जब तिमिल चंद्र जब बैठता है गद्दी पर तो कहीं ना कहीं हमें इतिहास के कुछ ऐसे पन्नों में ये जो शासक हैं इनके भी कहीं ना कहीं हमें क्या मिलते हैं साक्ष्य देखने को मिलते हैं कि भैया ये लोग भी कहीं ना कहीं गद्दी में ये बैठे थे। देखिए जब हमने लक्ष्मी चंद की बात करी तो रुद्रचंद के पश्चात जो शासक जो गद्दी पर बैठा वो कौन था? रुद्रचंद के बाद कौन गद्दी में बैठा? लक्ष्मी चंद और बैठा शिला था से जो सर। ताम्रपत्र जो प्राप्त हुए थे तो उसमें इसको किस नाम से पुकारा गया था? किसको सर? लक्ष्मी चंद रुद्रचंद को को। बताओ। मूनाकोट से जो मूनाकोट से ताम्रपत्र मिला था उसमें लक्ष्मी चंद को क्या कहा गया था? लक्ष्मी मान चंद। कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लक्ष्मी चंद के कितने बेटे थे? 21 22 बेटे या इसके 22। थे। सर 22 21। बेटे इसके थे। हाँ 22 22। इसने गढ़वाल पर 7 बार आक्रमण किया जैसे अभी मैडम ने बताया कि 7 बार इसने आक्रमण करा और हारने ये हर बार इसको हार का सामना करना पड़ा। और इसीलिए इसने क्या करा लोगों ने इसके किले का नाम जो जहाँ पर वो रहता था रायल बुंगा जो अल्मोड़ा में रखा गया था रायल बुंगा करके इसका नाम रख दिया गया था। और जब इसने 8वें बार पर आक्रमण करा तो 8वें बार के आक्रमण में इसमें सफलता मिली या असफलता मिली? सफलता मिली जब थी सर, सफलता सफलता। मिली तो इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? इस आक्रमण का नेतृत्व गैंडा गैंडा सिंह ने सिंह, क्या करा? गैंडा सिंह इसका सेना नायक था, नेतृत्व किया था। नेतृत्व किया था इसका सेना नायक के तौर पे इसने नेतृत्व किया था।
और लक्ष्मी के गढ़वाल पर जब आक्रमण के समय में गढ़वाल का शासक कौन हुआ करता था उस टाइम में? ये मानसा। मानसा हुआ करता था। ये- ठीक है, कुछ बच्चे तो इसमें जुड़ रहे हैं, सिर्फ यहाँ पर अभी देखने के लिए आ रहे हैं कि क्या चल रहा है। ठीक है, तो क्या था लक्ष्मी चंद के समय में जो गढ़वाल का जो शासक के तौर में मानसा था, और लक्ष्मी चंद गढ़वाल पर क्या करता था, जब जब बार बार आक्रमण ये करता था, और अगर हम देखें दिल्ली के शासकों के सामने ये क्या बन जाता था, क्योंकि ये गढ़वाल पर तो बार बार आक्रमण करता था, तो मुगलों के सामने क्या बन जाता था ये? और भीगी भीगी बिल्ली बिल्ली। के नाम से इसको जाना जाता है, तो इसको एक नाम दिया गया था, उपनाम दिया गया था। क्या नाम दिया गया था? लखरी बिराल। रखलुई बिडाल बिराली बिराल सर ऐसे था। के नाम से इसको जाना जाता है, हाँ, बिराली का नाम बिराली। जाना जाता है। सर मुझे गढ़वाली नहीं आती तो कुमाऊनी सीखनी पड़ रही। हाँ, लखवी तो गढ़वाली हमें बिराली जो कौन ठीक सी है सर। आती, गढ़वाल के कौन है इसमें? सर मैं। अच्छा, तो गढ़वाली सिखा दो हम लोगों को, हम भी गढ़वाली में बात करेंगे। तो ये तमाम चीजें ये थी। सर सहमत होती अब हूँ सर। लक्ष्मी चंद से जब बादशाह अकबर ने भेंट की थी, तो उसका जिक्र कहाँ पर मिलता है? लक्की, दानू, बता सकते हैं? जब लक्ष्मी चंद ने जो मुगल बादशाह था, वो मुगल बादशाह से भेंट करी थी, उस टाइम पे मुगल बादशाह कौन था? जहांगीर। रुको बेटा, मैं इनसे पूछ रहा हूँ। जो ये जहांगीर था, अच्छा सॉरी सर सर। इसके द्वारा एक आत्मकथा लिखी गई थी जहांगीर की, तो बता सकते हो वो आत्मकथा कौन सी थी? कि इनकी आत्मकथा जहांगीरनामा में इसका जिक्र मिलता है, और उनके आधार पर कहा गया है कि ये पहाड़ का बहुत बहुत से पहाड़ी तोहफे वास्तव में ये इसने दिए, इसने लाया गया है। जब ये गया तो जब भाई ये माइक बंद करो अपना। ये- यहाँ पर जब ये गया, तो जब जहांगीर से मिलने के लिए पहुंचा, तो जहांगीर से क्या करा, ये बहुत ढेर सारे तोहफे ये लेके। मुझे एक चीज बताओ, मैंने कल एक चीज, परसों एक चीज हमने पढ़ी थी, वह कौन सा शासक था जिसने याक और साथ ही कस्तूरी मृग की खाल भेंट करी थी? रुद्रचंद रुद्रचंद अकबर को की थी उसने। अकबर को क्या की थी? तो किसने करी थी कहा? सर रुद्रचंद ने ठीक है। भेंट की थी। अब जब हम लक्ष्मी चंद की जब बात कर रहे हैं, जब मुगल बादशाह जब जहांगीर था, जब इससे भेंट करने का उल्लेख जो हमें देखने को मिलता है, जो जहांगीर की जो आत्मकथा थी, अग जो जहांगीरनामा, जो जहांगीरनामा में जहांगीर द्वारा लिखा गया है, जो उनकी आत्मकथा में लिखा गया है कि एक पहाड़ का एक राजा था, जिसे हम लक्ष्मी चंद के तौर पे कहते हैं, जो राजा था बहुत से पहाड़ी तोहफे ये मेरे लिए लाया कहता है। उसमें जैसे बांज हो गया, बांज को लाया। बांज जानते हो ना, बांज क्या होता है? ठीक है, जी बांस हो सर। गया, घोड़े हो गए, हिरन की खाल लाया, तलवार लाया, और यहाँ यहाँ तक कि जो पहाड़ी जो राजा होते थे, राजाओं की जितने भी धन था, सोना चांदी जो भी था, वो सारे खान चीजें, जैसे खाने की चीजें हो गई, सोने चांदी हो गया, ये सारी चीजें किसको भेंट करने के लिए गया? क्योंकि जहांगीर उसको को। खुश करना था। और लक्ष्मी चंद के बारे में कहा जाता है कि जो लक्ष्मी चंद था, इसने 1902 में, ना 1602 में, 1602 में मैंने आपको बोला था कि इसने क्या करा, जो यहाँ पर हमने कहा कि इसने बैजनाथ मंदिर जो था 1602 में, बागेश्वर का जो बैजनाथ मंदिर यहाँ पर आप देख पा रहे हो लिखा है, कि बागेश्वर का क्या करा, जीर्णोद्धार करा, और जो वहाँ पर जो शिवलिंग था उस पर क्या करा था इसने, शक्ति, ये नई ताम्र की जो शक्ति लगाई। और राजा लक्ष्मीचंद की जब हम बात करते हैं, तो खतड़ुआ का जो त्योहार होता है, हमने परसों इस पर चर्चा भी करी थी। हमने कहा था विद्या मैडम से, तुमको तो किस तरीके से हम पहाड़ियों ने हराया था, और हम तुम्हारे उसमें जश्न मनाते हैं। हमने मजाक में करी थी कि हम बहुत खुश हुए थे, और हमारे वहाँ जो एक ट्रेडिशन चला है कि हम खतड़ुआ मनाते हैं। खतड़ुआ को हम ये करते हैं कि गढ़वाल में हमने विजय प्राप्त करी थी चारों दिशाओं में। हमारे कुमाऊं में क्या होता है, तो आग जलाई जाती है बहुत, एक जगह पर जहाँ पर पिरूल हिलूल हो गया, एक जगह पर मंदिर के पास में क्या किया जाता है, बहुत बड़ा वो दहन किया जाता है, उसको कतोड़े का दहन किया जाता है। तो उससे क्या होता है कि हमने गढ़वाल के जो मानसा था, तो उसका दहन करना, तो इसीलिए गढ़वाल और कुमाऊं में क्या है, तनातानी होती है। तो जब हम खतड़ुआ बनाते हैं, तो
जो गढ़वाल होते हैं तो वो जी थोड़ा सा उसको गलत तरीके से ले जाते हैं, कहते हैं कि ये इस तरीके से कर रहे हैं। तो ये जो हुआ था, खतड़वा का जो त्योहार आरंभ हुआ था वो किसके शासनकाल में हुआ था? मानसा मानसा के शासनकाल में। और खतड़वा मानसा का कौन था, बता सकते हैं मेरे को? तो सेनापति। सेनापति, जो खतर सिंह, सेनापति को खतर सिंह। खतड़वे को जो मारा, तो खतड़वे को मारने की जगह पे हमने कुमाऊं में क्या करा, खतड़वा का त्योहार मना दिया। तो आई थिंक जितने भी इसमें गढ़वाल के या जो भी बच्चे मना इसको देखेंगे, तो मेरा किसी भी प्रकार का किसी भी क्षेत्र को टारगेट करने का वो नहीं है। आप लोग सोचोगे सर हंस रहे, तो बेसिकली मैं ये छोटी छोटी जो बचकानी जैसी हरकतें हैं मैं उस पर हंस रहा हूँ, ठीक है? तो उसमें वो मत लेके चलिएगा। सर। सर एक बात है, जो हमारी गढ़वाली, कुमाऊनी, जो हमारी ये भाषाएं हैं ना, 8 8 भाषाएं हैं उत्तराखंड के अंदर सब मिला के। बोलो। तो इनको जो संविधान की अनुसूची में अधिकार क्यों नहीं मिलता, मतलब बेटा, ऐड एक क्यों नहीं क्षेत्र की होती? भाषा को ऐसे थोड़ा मिल जाता है। जब भी अभी आपने देखा होगा, अभी संविधान की कुछ भाषा में अभी कुछ एक दो भाषा, सर भाषाएं थोड़ी है, बोलियां होती थी। बोलियां है इनकी। बोलियां बोलियों है को ना, थोड़ा, अब बोलियों को ये नहीं जैसे मिलता। कि अगर हम देखें, तो वो भाषाओं को स्थान दिया जाता है जो शारदीय रूप में जो लोग उसका बहुत ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? सर एक ये आता है जी, सर एक इसमें एक आता है कि इसकी मतलब जो बोलने वालों की संख्या 1 लाख से ऊपर होनी चाहिए, उसके बाद मतलब इस पे कुछ भी आपको मैं एक विचार चीज बता विमर्श देता होता हूँ, है, ऐसा आप कुछ। सभी लोगों को ये हैरानी होगी। जी अभी यूनेस्को द्वारा एक सर्वे किया गया था गढ़वाल के अंदर। ये तो जो गढ़वाली जो भाषा है उसे, जो रेड बुक है, रेड बुक जानते हो क्या होती है? कोई जी जानता नहीं। है? सर मुझे जादू टूने वाली लाल किताब पता है, ये नहीं नहीं पता, नहीं नहीं, अच्छी ये जो वाली नहीं किताब है, पता। ये जो किताब होती है कि जो हमारी जो पृथ्वी में जितने भी, चाहे वो कोई भी हो जीव, जैसे हम कहते हैं कि ये विलुप्ति की कगार पर चलेगा, इसकी संख्या कम होगी, ये बहुत ज़्यादा विलुप्त होने की कगार में हो गया, तो उसको रेड बुक में डाला जाता है। वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है कि इस प्रजाति को बचाया जाए। समझ में आ रहा है? जैसे हमने कहा कि जी हिम सर। तेंदुओं जी की सर, जब हम जी बात सर। करते हैं, तो हिम तेंदुओं की संख्या दिन पर दिन घटती जा रही, तो उसको विलुप्ति की कगार में, विलुप्ति की श्रेणी में रख दिया जाता है। तो वो जो विलुप्ति की श्रेणी में जो रख दिया जाता है उसे रेड बुक में अंकित किया जाता है। तो इसका मतलब है कि अब इस जानवर को, इसका पूरा अस्तित्व इस पृथ्वी से समाप्त हो, इससे पहले इसको क्या है, संरक्षण कर लिया जाए। तो इसीलिए हिम तेंदुए संरक्षण केंद्र भारत सरकार द्वारा, उत्तराखंड सरकार द्वारा ये चलाए गए हैं। अलग अलग रिजर्व फॉरेस्ट में ये इनको लगाया गया है। तो उसी कंडीशन में रेड बुक में गढ़वाल की, गढ़वाली भाषा को भी नॉमिनेट कर दिया गया है। तो ये गढ़वाली भाषा भी विलुप्ति के कगार पे पहुंच चुकी है। आप लोगों को धक्का लगेगा, जिसे सुन सुन के कहेंगे कि बकवास कर रहा है, मगर गढ़वाली बोली बोलने वालों की संख्या दिन पर दिन घटते हुए जा रही है। और आपको यकीन नहीं आएगा कि जो गढ़वाली से लोगों का मुंह मोह विमुख हो रहा है, विमुख हो रहा है, और साथ ही हिंदी की और इंग्लिश की तरफ ज़्यादा लोगों का ध्यान क्या रहा है, आकर्षित हो रहा है। तो आप देख ले, जितने भी देहरादून में लोग रह रहे हैं वो कितने लोग गढ़वाली बोल रहे हैं? सारे गढ़वाली बोल नहीं रहे। हमने उस चीज़ को छोड़ दिया। अब जैसे नरेंद्र सिंह नेगी हो गए, बड़े बड़े जितने भी गढ़वाल के जितने भी बड़े बड़े गायक हैं, जो भी सेलिब्रिटी हैं, तो वैश्विक मंच में क्या कर रहे हैं, गढ़वाली भाषा को प्रमोट कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो गढ़वाली भाषा जी अपने सर। अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। तो याद रखिएगा, इस पे मैंने एक संपूर्ण वीडियो भी बनाई थी। अगर आपको मिल जाए तो बेहतर है कि उसकी तिथि क्या कैसे हो रहा है, तो वो चीज़, हम तमाम चीज़ें याद रख लीजिए। तो बेसिकली हमने कहा जो खतौड़ा जो हम बना रहे हैं, खतौड़ा क्या था, मान सिंह का सेनापति था। तब जब इसको इसको जब मार दिया गया था, तो इसके मारने पर क्या था, इसके विजय प्राप्त हुई थी। तो यहाँ पर पहाड़ में क्या बनाया जाता था, खतौड़े का त्योहार बनाया जाता है, इसी के नाम से बनाया जाता है। जब हम लक्ष्मीचंद की बात करते हैं, तो लक्ष्मीचंद का बड़ा भाई का नाम क्या था? तीचंद और ये गुसाई। जन्म से कैसा चंद था? गुसाई। अंधा। जन्मांध अंधा था, था। अंधा था। जन्मांध था, तो अंधा था, ये जन्म से ही अंधा था। तो वास्तव में अगर देखें, बेसिकली अगर हम देखें, जो अभी हमने यहाँ पर परसों यहाँ पर अभी पढ़ा भी था कि ये अंधात्म, ये हमने ये कहा था कि ये क्या था, अंधा था, ये जन्मांध, ये था कि वह अंधा था जन्म से ही। तो बेसिकली ये जो था
किस पे था, इसमें ये कहा है कि लक्ष्मीचंद के शासनकाल में उसके बड़े भाई का प्रशासन में अहम भूमिका। तो बेसिकली अंधा था मगर चाणक्य जैसी बुद्धि इसकी थी, तो कहीं ना कहीं वास्तव में जो अगर हम बेसिकली देखें तो शासन प्रशासन की, कुमाऊं का हाँ, तो धृतराष्ट्र। ये शासन व्यवस्था में बहुत ज़्यादा पारखी था, ये उसकी व्यवस्था ये किया करता था। और जो क्वेश्चन आपने एक क्वेश्चन यहाँ पर दाग दिया है कि कुमाऊं का धृतराष्ट्र, ये कहें उत्तराखंड का धृतराष्ट्र, अगर कुमाऊं की बात नहीं करेंगे तो हम इसको अब देखे चलेंगे तो उत्तराखंड का धृतराष्ट्र किसको कहा जाता है, किसे कहा जाता है? शक्ति चंद ये गुसाई, किसका भाई शक्ति था, गुसाई। किसका पुत्र था, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और जिसमें अगर हम देखें जब हमने इसको धृतराष्ट्र गए तो इसने क्या नए सिरे से, अगर हम देखें जो दामा घाटी है, दामा की जो हम उसके ऊपर की बात करते हैं पिथौरागढ़ क्षेत्र, तो इसमें सौकाओं का अधिकार हुआ करता था। तो इनका अधिकार का क्षेत्र को हमने कहा कि यहाँ पर इसने निर्धारण करा था, जबकि अंधा था तो इस तरीके से ये किया करता था। और जितनी भी सीमाएं थी, सीमाओं को सूचक पत्थर जो होता था, जैसे हम कहते हैं कि हम कहीं पर आजकल जब कोई मंत्री क्या करता है, जब किसी जगह का क्या उद्घाटन करता है तो वहाँ पर क्या होता है, पत्थर लगा देता है संगमरमर की, फलाना फलाना तिथि में इतने करोड़ क्या क्या होता है, ये इसका शिलान्यास किया गया, ये तमाम चीज़ें उसमें की जाती हैं, तो ये इसके द्वारा की गई थी। तो ये सूचक पत्थर लगवाया करता था। और इसके ही समय में राजधानी में जितने भी कार्यालय थे, बंदोबस्त करती, जमीन की नाप और नाप जोग हो गए, दफ्तरों की जो स्थापना इसी के समय में हुई। और जमीन में अगर भूमि में अनेक प्रकार के कर इसने लगाए, जियोला कर हो गया, सिरता हो गया, बैतार हो गया, कुर्त हो गया, भात हो गया, आदि अलग अलग आपको देखने को मिल जाते हैं। ये याद रखिएगा, ये इसमें कहते हैं कि इसमें मेवाज जात और भेड़ शेरवानी ये रखा करता था। ये कोटयाल करके एक नाम, स्थानीय नाम इसको कहा जाता है, बेसिकली ये आएगा नहीं। राजा के पहनने के लिए कपड़े हो गए, खड़ाऊ हो गए, जूते हो गए, दोसाल हो गया, और निजी जितने भी हथियार हो गया, बैरक हो गया, मकान का सामान सजाने के लिए, ये सारे चीज़ें इसकी जिम्मेदारी सारी यही चीज़ें संभाला किया करता था। तलवार हो गया है, जो काटर हो गया, गंधक हो गया, और जो ये सारी चीज़ें जो भी होती है ना, ये सारी चीज़ों का यही करता था। तो बकरियों को रखने के लिए सिराल इसने बनाए, गाय हो गया, भैंस हो गया, उनको रखने के लिए ठाऊ ठाटू करके, ठाठ मुर्रा करके ये इस तरीके से बनाया करता था। तो जैसे ताज़ा दूध हो गया, मनी पनीर हो गया, ये तमाम चीज़ों पे भी इसने क्या कर लगा दिए थे। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। लक्ष्मी चंद की जब हम बात करते हैं तो इसने करों के भय से लोग क्या करते थे, खेती करना। इसने जब लोगों को इसके शासनकाल में क्या, जब इसने कर थोप दिए तो जो ये कर थे, करों से भयभीत होकर लोगों ने क्या करा उस टाइम पे कि जो छतों में खेती, यहाँ तक कि जो छतों में गमले हमले रख के इसने छतों में भी इन्होंने क्या है, खेती प्रारंभ कर दी, क्योंकि इसके कर्ज देना था तो इतना समय होता नहीं था। इसी के समय में जो ताम्रपत्रों में जो बेगार शब्द का जो उल्लेख जो हमें मिलता है, इसी के समय में जो बेगार जो शब्द है ना, जैसे जो बेगार इसी के समय में प्रारंभ हुआ था। तो जो लक्ष्मीचंद के जितने भी ताम्रपत्र हैं, उन ताम्रपत्रों में एक शब्द उकेरा गया था, तो बेगार, तो इसी के समय में हुआ था। और लक्ष्मीचंद की जब हम बात करते हैं तो अल्मोड़ा का एक महादेव मंदिर है, महादेव मंदिर भी इसी के द्वारा बनाया गया था, जिसे हम कालांतर में अगर वर्तमान समय में अगर देखें तो लक्ष्मेश्वर इसका नाम रख दिया गया था। तो आज देखोगे तो इस मंदिर को कोई भी नहीं जाता, खाली उजाड़ सा ये मंदिर है, खाली बस ये खड़ा है अपने वो एकांत को ये झेल रहा है। अगर हम देखें लक्ष्मीचंद ने जो आपके लक्ष्मेश्वर के पास इसने मंदिर बनाया है, महादेव मंदिर है, तो आज अगर इसको मॉडिफाई कर दिया गया है तो एक पेड़ वहाँ पर रोड के जस्ट नीचे ही है, अगर कभी जाओगे तो देखिएगा। और 1599 की जब हम बात करते हैं तो लक्ष्मीचंद ने रैका कि जो राजा हुआ करते हैं, राजवाड़ राजस्व की व्यवस्था को अपनाया। इसने चंद्रवंश की व्यवस्था में अधिक जो व्यवस्थित इसने करी। तो ये तमाम चीज़ें इसके समय में ये हुई थी, तो याद रखिएगा। जैसे हमने अभी